स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। देखो, ये जो पेपर है ये अप्रैल 2024 का पेपर है। टीवाई बीकॉम एडवांस अकाउंटिंग 2 सेमिस्टर 6। ठीक है, आपका जो पेपर होने वाला है वो 70 मार्क्स का होता है। उसके बाद 2.5 आवर्स आपका ड्यूरेशन है, टाइम है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कंपल्सरी दिया है, मतलब क्या होता है, वहां पे एमसीक्यू वगैरह है, वो आगे देखेंगे हम। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। 2, 3, 4 इनमें से हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। ओके, देखो, क्वेश्चन फर्स्ट ए क्या है यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। देखो, आपको यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू कितने मार्क्स के लिए आए हैं? 5 मार्क्स के लिए आए हैं। उसके बाद बी क्वेश्चन जो है वो ट्रू और फॉल्स है, वो 5 मार्क्स के लिए आया है। मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स के लिए आए हैं। और राइट शॉर्ट नोट्स, देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स 15 मार्क्स के लिए है और एनी 3 मतलब एक शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के लिए है। आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग की शॉर्ट नोट आई है, अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लेसन है वो पूरा थ्योरी पार्ट है, तो उसके ऊपर फोकस करना है और उसकी शॉर्ट नोट्स अच्छी तरह से कर लेनी है। आप क्या करो, इन शॉर्ट नोट की प्रैक्टिस करो, आपके बुक में इसको टिक कर लो। ठीक है ना, तो फिर आपको इजी हो जाएगा। एनी थ्री शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 ये आपका कंपलसरी हो गया। तो क्वेश्चन 1 कितने मार्क्स का हो गया? एमसीक्यू 5 मार्क्स के थे, ट्रू और फॉल्स 5 मार्क्स के, मतलब 10 मार्क्स हो गए यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स मतलब 15 मार्क्स, और 15 मार्क्स की शॉर्ट नोट से मतलब क्वेश्चन 1 ये आपका 30 मार्क्स का हो गया। ठीक है, कितने मार्क्स का हो गया? ये आपका 30 मार्क्स का हो गया। ओके, नेक्स्ट, टोटल हमारा पेपर है 70 मार्क्स का, तो क्वेश्चन फर्स्ट ये 30 मार्क्स के लिए है, तो शॉर्ट नोट्स उतने ही इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद ये जो क्वेश्चन सेकंड है ये आपको पूछा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, मतलब क्वेश्चन सेकंड है कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। ठीक है, यहाँ पे कोऑपरेटिव का फाइनल अकाउंट्स आपको सॉल्व करना होता है। वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो पहले फॉर्मेट बना लेना, फिर वहाँ पे ये सब पोस्टिंग हो जाएगा। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है? क्वेश्चन थर्ड आपको दिया है रेशो। रेशो का प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन थर्ड में कौन सा प्रॉब्लम आया है? रेशो का प्रॉब्लम आया है। क्वेश्चन फोर्थ में एम कॉर्पोरेशन ऑफ पुणे हैज अ ब्रांच एट सातारा, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम पूछा है ब्रांच का। कौन सा प्रॉब्लम पूछा है? ब्रांच का। ठीक है, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट ये आपको 30 मार्क्स के लिए पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन सेकेंड आया है कोऑपरेटिव का, क्वेश्चन थर्ड आया है रेशो का, और क्वेश्चन फोर्थ आया है ब्रांच। ठीक है, इनमें से आपको एनी 2 कौन से भी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप अगर कोऑपरेटिव या रेशो ये दोनों कर सकते हो, या रेशो या ब्रांच कर सकते हो, या कोऑपरेटिव या ब्रांच कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी प्रॉब्लम आपको आते हैं, आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई, वो 2 प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन फर्स्ट में हमें किस पे फोकस करना है? वो सब ऑब्जेक्टिव्स तो हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स है, तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना है? थर्ड चैप्टर आपको करना है शॉर्ट नोट्स के लिए, रिसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। देखो, थर्ड चैप्टर से शॉर्ट नोट्स ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो पूरा थ्योरी पार्ट है। तो आपको क्या करना है ना, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, वहाँ पे कौन सी शॉर्ट नोट्स आए वो एक बार टिक कर लो, और वहाँ पे आप 2 शॉर्ट नोट्स ईजिली कर सकते हो इस टॉपिक से। ठीक है ना, रिसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग ये जो आपका थर्ड चैप्टर है, यहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स करना है। ठीक है, वहां से आप शॉर्ट नोट्स कर लो। ओके,
अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पूछा है ब्रांच अकाउंटिंग का, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में की है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो देख लो, आपको अच्छी तरह से ब्रांच अकाउंट समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर में ब्रांच अकाउंटिंग आया है वो अभी हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन 4, एम कॉर्पोरेशन ऑफ पुणे हैज़ अ ब्रांच एट सातारा। कहाँ पे ब्रांच है इनकी? सातारा। द हेड ऑफिस इनवॉइस गुड्स टू ब्रांच एट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। 20% ऑन इनवॉइस प्राइस मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको लोड के लिए इंपॉर्टेंट है। द ब्रांच ट्रांसफर ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस इन डेली। All branch expenses are paid from head office. The following information are available for the year 2023-2024. यहाँ पे है ब्रांच स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस दिया है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का। ब्रांच डेटर्स ये भी 1 अप्रैल का बैलेंस दिया है, ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस है। पेटी कैश 1 अप्रैल का बैलेंस है, ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद उन्होंने दिया है कैश सेल्स। आपको पता है कैश सेल्स का इफेक्ट ब्रांच के क्रेडिट में जाता है और स्टॉक के भी क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स के क्रेडिट में आएगा। जो जो इफेक्ट डेटर्स में जाते हैं वो मैक्सिमम इफेक्ट डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाते हैं। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ डेटर्स के क्रेडिट में, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर डेटर्स के क्रेडिट में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स डेटर्स के क्रेडिट में, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का और एक इफेक्ट होगा वहाँ पे ऊपर ब्रांच के क्रेडिट साइड में। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये आपका जाएगा ब्रांच के डेबिट साइड में। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हमने गुड्स रिटर्न किया है हेड ऑफिस को, मतलब गुड्स गोज आउट ब्रांच के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट सेल्स, कहाँ से सेल्स बनते हैं? क्रेडिट सेल्स डेटर्स से, तो ये डेटर्स के डेबिट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, देखो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कितना है वो? 1 लाख। उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट, पेटी कैश, ये सब आपको चेक्स दिए। ठीक है, एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए हैं। उसके बाद यू आर प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग द ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। देखो आपको इतने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने, ठीक है ना। एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम है, आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये मैंने पास्ट ईयर के पुणे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर लिया है। यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट है, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, इतने सारे आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है ना। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अभी हमें यहाँ पे इतने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन हम इसमें और एक काम करने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पे 6 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन हम यहाँ पे 7 अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ब्रांच अकाउंट भी ओपन करेंगे, तो हमारा काम क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम फॉर्मेट बना के लेते हैं। देखो जो स्टूडेंट्स TY है, तो TY के लिए आपको क्या करना है ना, TY में ये क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के लिए आया है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स FY के लिए ये वीडियो देख रहे, फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो देख रहे, तो ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कि ये प्रॉब्लम आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, पहले तो ये TY में टॉपिक था, लेकिन अभी ये क्या हो गया है, फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक आ गया है, इसलिए क्वेश्चन पेपर इसका सेम है। तो TY के लिए, थर्ड ईयर के लिए आपको ये 20 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आता है, और फर्स्ट ईयर के लिए कॉलेज के ऊपर डिपेंड होगा आपको वो कितने मार्क्स के लिए प्रॉब्लम देंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही रहने वाला है, सेम प्रॉब्लम आएगा। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रिपेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बना लिया है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएंगे, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, एक्सपेंसेस, यहाँ पे इनकम, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर गुड्स आता है हमारे पास वो तो डेबिट साइड में आएगा, अगर जाता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, कैश सेल्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, इस टाइप के यहाँ पे पोस्टिंग होता है। ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
यहाँ पे मैंने देखो ये मेन आपको पूछा है ब्रांच स्टॉक, लेकिन फिर भी हम ब्रांच अकाउंट ओपन कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम इजी हो जाएगा। ब्रांच स्टॉक में क्या होता है ना, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, ठीक है। लेकिन ब्रांच अकाउंट और स्टॉक अकाउंट सेम काम करता है, मतलब ब्रांच के अगर डेबिट साइड में आता है तो स्टॉक के भी डेबिट साइड में आएगा, ब्रांच के अगर क्रेडिट साइड में आता है तो स्टॉक के भी क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रांच डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया है, डेबिट क्रेडिट। आपको पता है ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, डेबिट में क्रेडिट सेल्स आता है और बाकी सब आइटम्स क्रेडिट साइड में आते हैं, जैसे डिस्काउंट है, अलाउंसेस है, बैड डेब्ट्स होता है, रिटर्न्स होता है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये पूरा पोस्टिंग डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रांच अकाउंट और डेटर्स ये हमेशा याद रखो क्रॉस में चलते हैं। क्रॉस में चलते हैं मतलब क्या, जो इसके डेबिट में आएगा वो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। अगर स्टॉक के क्रेडिट में जाता है तो डेटर्स के कहाँ पे आएगा, डेबिट में। ये क्रॉस चलता है। लेकिन ब्रांच अकाउंट और ब्रांच स्टॉक ये क्या आएगा, सेम। ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स ये सेम। सेम मतलब क्या, अगर उसके डेबिट में आएगा तो डेटर्स के भी डेबिट में, इसके डेबिट में आएगा तो इसके भी, इसके क्रेडिट में आएगा तो इसके भी क्रेडिट में। सिर्फ ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर्स ये क्रॉस में, ये डेबिट में आएगा तो यहाँ पे क्रेडिट में, यहाँ पे क्रेडिट में, यहाँ पे क्रेडिट होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका डेबिट आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच पेटी कैश अकाउंट उन्होंने पूछा है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे पेटी कैश रेमिटेंस आता है तो यहाँ पे पेटी कैश एक्सपेंसेस आता है। उसके बाद उन्होंने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पूछा है, ब्रांच एडजस्टमेंट में आपके सारे लोड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा है। ब्रांच एक्सपेंसेस मतलब जो भी कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आने चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करेंगे ना, ब्रांच अकाउंट की जो टोटल आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखो ये पेपर है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको क्या करना है ना, अगर आपको ये प्रॉब्लम डाउनलोड करना है तो आप यूनिपुणे के साइट पे जाओ, वहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर करके है, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना और वहाँ से आप सब पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी इस पेपर का हम पोस्टिंग करने वाले हैं। फर्स्ट उन्होंने दिया है ब्रांच स्टॉक, 1 अप्रैल का स्टॉक है। यहाँ पे लिखो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग बैलेंस। एक्चुअली उन्होंने प्रॉब्लम में ब्रांच अकाउंट पूछा नहीं है, लेकिन हमें हमेशा ब्रांच अकाउंट की प्रैक्टिस होती है तो इसलिए हम ये कर रहे हैं और इसके ऊपर से हमें आगे का पोस्टिंग ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखो स्टॉक, इनर कॉलम में उसका ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है 80,000। उसके बाद ब्रांच डेटर्स का 1 अप्रैल का बैलेंस दिया है डेटर्स, वहां पे लिखो 20,000। उसके बाद पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 अप्रैल का, वहां पे लिखो 2,000, ठीक है। कितनी टोटल हो जाएगी इसकी, 1,02,000। अभी स्टॉक का हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, डेटर्स का हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, पेटी कैश का हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, वहां जाके हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। चलो अभी स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, वहां पे स्टॉक के डेबिट साइड में लिखो 80,000। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस उन्होंने दिया था 20,000, डेटर्स के डेबिट साइड में लिखो 20,000। उसके बाद उन्होंने पेटी कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, वो आपका है 2,000। नेक्स्ट उन्होंने दिया है कैश सेल्स। आपको पता है ब्रांच के क्रेडिट साइड में कैश सेल्स आता है, बाय कैश सेल्स। कितनी अमाउंट है यहाँ पे, 30,000, ठीक है। ऑन कैश हमने गुड्स सोल्ड आउट किया है तो कैश सेल्स का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, कैश सेल्स का इफेक्ट ब्रांच के क्रेडिट में जाएगा, बाय कैश सेल्स। और इससे क्या होता है, हमारा स्टॉक कम होता है, मतलब स्टॉक के ऊपर भी ये इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर ब्रांच और स्टॉक सेम आते हैं, अगर इसके डेबिट में तो इसके भी डेबिट में आएगा, इसके क्रेडिट में तो इसके भी क्रेडिट में आएगा। तो अभी स्टॉक हमारा कम हो रहा है तो स्टॉक के क्रेडिट में लिखो बाय कैश सेल्स। कितने अमाउंट है वहाँ पे, 30,000। उसके बाद उन्होंने दिया है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। उसके बाद बैड डेब्ट्स, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड और बैड डेब्ट्स कहाँ पे जाएंगे, डेटर्स के क्रेडिट साइड में।
चलो लिखो यहाँ पे डेटर्स की क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय डिस्काउंट अलाउड, कितने अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड की 4000। उसके बाद बाय बैड डेट्स, बैड डेट्स की अमाउंट है 3000। ठीक है, अभी आपको पता है डिस्काउंट और बैड डेट्स ये दोनों भी हमारे क्या है एक्सपेंसेस है, इसलिए इन दोनों का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में। ये देखो ये हमने एक्सपेंसेस अकाउंट ड्रॉ किया है, आपको यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है टू डिस्काउंट, मतलब पहले कैसे फाइनल अकाउंट्स में सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते थे सब कुछ एक्सपेंसेस, तो वैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस में लिखना है टू डिस्काउंट अलाउड, कितनी अमाउंट दी उन्होंने 4000। उसके बाद दिया है उन्होंने टू बैड डेट्स 3000। उसके आगे उन्होंने पूछा है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से गुड्स रिटर्न आया है, कस्टमर मतलब हमारे डेटर्स, डेटर्स में इफेक्ट जाएगा। डेटर्स के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय रिटर्न्स, डेटर्स ने हमें गुड्स रिटर्न किया है बाय रिटर्न्स, कितने अमाउंट है 1500। अगर डेटर्स हमें गुड्स रिटर्न करेंगे तो हमारे पास स्टॉक आएगा, मतलब इसका इफेक्ट स्टॉक में भी होगा, लेकिन कहाँ पे होगा क्रेडिट में होगा नहीं, स्टॉक और डेटर्स क्रॉस में आते हैं, मतलब रिटर्न फ्रॉम कस्टमर का इफेक्ट स्टॉक के कहाँ पे जाएगा डेबिट साइड में टू रिटर्न्स। लॉजिक लगाना है, देखो कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करते तो उसका इफेक्ट स्टॉक पे होने वाला है, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने दिया है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कहाँ पे आता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखो बाय कलेक्शन, बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंट है 1,20,000। बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का इफेक्ट जाएगा 1,20,000, और कहाँ पे जाएगा ब्रांच के क्रेडिट में भी जाएगा बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इनकम हो रहा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप बना के रखा है, बिल्स रिसीवेबल कैश सेल्स कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये आपके ब्रांच के क्रेडिट साइड में जाते हैं, वो हमारा इनकम है 1,20,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स सेंड किया है, मतलब ब्रांच के यहाँ पे गुड्स आया है डेबिट साइड में आएगा टू गुड्स सेंड, कितने अमाउंट है गुड्स सेंड टू ब्रांच के अमाउंट है 2 लाख। उसके बाद क्या दिया है उन्होंने गुड्स सेंड टू ब्रांच के बाद, अभी गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ पे आएगा ये, और स्टॉक पे इफेक्ट करेगा, स्टॉक के डेबिट साइड में लिखो टू गुड्स सेंट 2 लाख। ठीक है, उसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न क्या है क्रेडिट साइड में जाएगा बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न किया है 16,000, तो हमारे से गुड्स जाने वाला है, इसलिए क्रेडिट साइड में स्टॉक के क्रेडिट में लिखना है आपको बाय गुड्स रिटर्न 16,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है क्रेडिट सेल्स, देखो क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का इफेक्ट होता है डेटर्स के डेबिट साइड में टू क्रेडिट सेल्स, कितने अमाउंट है क्रेडिट सेल्स की 1,50,000। उसके बाद स्टॉक के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय क्रेडिट सेल्स, क्योंकि ऑन क्रेडिट हमने गुड्स सोल्ड आउट किया है इसलिए गुड्स जा रहा है यहाँ पे 1,50,000। ठीक है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों आते हैं स्टॉक में, देखो ये क्रॉस में हो रहा है इफेक्ट। ठीक है, ये अगर ब्रांच में होता है तो ये ऐसे डेबिट 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 क्रेडिट 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 जाता है, लेकिन स्टॉक और डेटर्स कैसे होता है क्रॉस में होता है। उसके बाद उन्होंने दिया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए ब्रांच के क्रेडिट में ग्रुप बना लो बाय क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक, कितने अमाउंट है स्टॉक की 1 लाख। देखो जितने स्टॉक डेटर्स पेटी कैश, तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्टॉक डेटर्स और पेटी कैश। ठीक है, स्टॉक का सेपरेट अकाउंट है, यहाँ पे भी ये क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दिया है 1 लाख।
उसके बाद क्या आया है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजिंग और पेटी कैश। चलो लिखो, एक्सपेंसेस हुए हैं। ब्रांच अकाउंट के डेबिट में हम ग्रुप बनाएंगे टू बैंक, अंडरलाइन। एक्सपेंसेस आपको पता है ब्रांच के डेबिट में आते हैं, सैलरीज 12,000, रेंट एंड टैक्सेस 6,000, एडवर्टाइजिंग 5,000, पेटी कैश 3,000। ठीक है, करो इसकी टोटल कितनी आ रही है। 26,000। ठीक है, अभी सैलरीज, रेंट एंड टैक्स और एडवर्टाइजमेंट ये कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंसेस के डेबिट में। सिर्फ पेटी कैश कहाँ पे जाएगी, पेटी कैश के डेबिट में, क्योंकि ये पेटी कैश रेमिटेंस है। ये सेम प्रॉब्लम आपको बुक में भी मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा माइनर चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको ये बुक में भी मिल जाएगा। चलो एक्सपेंसेस के डेबिट में लिखो, टू सैलरीज कितनी अमाउंट है, 12,000। उसके बाद टू रेंट एंड टैक्सेस कितनी अमाउंट है, 6,000। उसके बाद टू एडवर्टाइजमेंट 5,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पेटी कैश दिया था, लेकिन वो पेटी कैश रेमिटेंस है। पेटी कैश रेमिटेंस के आगे लिख लो कितनी अमाउंट है, वो 3,000। उसके बाद क्या दिया है उन्होंने, एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस हुआ है 4,000। कहाँ पे और इफेक्ट होगा एक्सपेंसेस का, ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में आपको लिखना है टू पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, पोस्टिंग तो कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, लोड निकालना है। क्या दिया था उन्होंने लोड के लिए इंफॉर्मेशन, 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर हमें क्या करना है, 25% निकालना है। लोड के लिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ऑन इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस को अलग अलग नाम क्या है आपको पता होगा, इनवॉइस प्राइस को अलग नाम है मार्केट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद कभी कभी होता है इनफ्लेटेड प्राइस। ये अलग अलग नाम दिखेंगे आपको, इनवॉइस प्राइस। ठीक है ना, तो अभी सेलिंग प्राइस 100 है, मतलब 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, मतलब इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस को हम 100 कंसिडर करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है, 25, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारी, 75। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोड निकालेंगे। लोड का फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट है 25, सेलिंग प्राइस है 100, हमारा लोड कितना आ गया, 1/4। ठीक है, तो अभी कहाँ कहाँ पे लोड निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 80,000, 80,000 के ऊपर लोड निकालो, 80,000 इंटू 1/4, मतलब आपका लोड आ जाएगा 20,000। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, इसका लोड क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर लोड निकालो 1/4, 25,000 ये लोड आ जाएगा आपका डेबिट साइड में। उसके बाद गुड्स सेंट, गुड्स सेंट के अमाउंट है हमारे पास 2 लाख, 2 लाख इंटू 1/4, इसका लोड जाएगा 50,000। गुड्स सेंट डेबिट में, इसका लोड क्रेडिट में जाएगा। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न की अमाउंट है हमारे पास 16,000, इसका लोड आएगा 4,000। गुड्स रिटर्न क्रेडिट में होता है, तो इसका लोड कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में। अभी देखो ये सब लोड कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं,
सब लोड हमेशा याद रखो, एक तो लोड ब्रांच अकाउंट में जाते हैं और कहाँ पे जाते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट। कहाँ पे जाएंगे और लोड, ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हमें ब्रांच अकाउंट में भी हम लोड अभी ट्रांसफ़र करेंगे। ब्रांच उन्होंने तो पूछा नहीं था, लेकिन हमने फिर भी किया है, आपको इजी हो जाएगा इसलिए। और कहाँ पे जाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में। चलो, ओपनिंग स्टॉक का लोड कितना आया था अपना, 20,000। लिखो, ब्रांच के डेबिट में लिखो यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व। कितने अमाउंट आई है स्टॉक रिजर्व की, स्टॉक की कितने अमाउंट आई है ओपनिंग स्टॉक की, 20,000। ठीक है, यहाँ पे लिखो बाय स्टॉक रिजर्व कितना लोड आया है, 20, रॉन्ग हो गया सॉरी, ओपनिंग स्टॉक का लोड आया है 20,000। ये लोड आपका आया है यहाँ पे 20,000। ठीक है, उसके बाद ये लोड आपका आया है 25,000। ठीक है, ये ओपनिंग का है, ये क्लोजिंग का है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गुड्स सेंड का लोड कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में लिखो बाय गुड्स सेंड। कितने अमाउंट है, ब्रैकेट में लिख लो लोड, गुड्स सेंड का लोड है 50,000। टू गुड्स रिटर्न का लोड पूछ दिया है उन्होंने, 4,000 आया है। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट में भी हम ये लोड ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट में डेबिट में लिखो टू स्टॉक रिजर्व, ये लोड हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का लोड आया था 25,000। ठीक है, क्रेडिट में लिखो बाय स्टॉक रिजर्व, ये लोड आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक का लोड हमारे पास आया था 20,000। उसके बाद यहाँ पे लिखो बाय गुड्स सेंट, इसका लोड कहाँ कितना आया था, 50,000। मतलब जैसे ब्रांच में हम क्रॉस में इफेक्ट करते हैं ना, वैसे यहाँ पे करना है। तो गुड्स रिटर्न का लोड आया है आपका 4,000। ठीक है, चलो अभी एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो आपको लगेगा कि कौन से अकाउंट क्लोज करने, तो ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच एक्सपेंसेस तो थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले तो हम स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, चलो चाहिए तो मैं यहाँ पे नंबर डालती हूँ। मैं पहले क्लोज कर रही हूँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, चलो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की टोटल लेनी है आपको, कितनी टोटल आएगी, डेबिट साइड की टोटल 80,000, 1,500 और 2 लाख। इसकी टोटल आ रही है आपकी 2,81,500, 2,81,500। ठीक है, क्रेडिट साइड की टोटल करो 30,000, 16,000, 1,50,000 और 1 लाख। डेबिट की टोटल आ गई 2,81,500। अभी हम क्रेडिट की टोटल करेंगे 30,000, 16,000, 1,50,000 और 1 लाख। इसकी टोटल आ रही है आपकी 2,96,000। क्रेडिट साइड बड़ी है, 2,96,000। ठीक है, क्या है ये टोटल, 2,96,000। करो 2,96,000 से 2,81,000 माइनस करो, 2,81,500 कितना आया, 14,500। डेबिट में डिफरेंस आया, मतलब ये क्या हो गया आपका, सरप्लस। टू सरप्लस, स्टॉक के अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो इसको क्या नाम देने वाले हैं हम, सरप्लस। ठीक है, चलो अभी हम डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। देखो डेटर्स की डेबिट साइड की टोटल करो, ये आ रही है आपकी 1,70,000। क्रेडिट साइड में लिखो 1,70,000, डिफरेंस निकालो, 1,70,000 माइनस 4,000 माइनस 3,000, 1,500 और 1,20,000।
41,500 ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया डेटर्स का। ठीक है, सेकेंड टाइम हमने कौन सा अकाउंट क्लोज किया है, डेटर्स अकाउंट क्लोज किया। डेटर्स का डिफरेंस कितना आया, 41,500 क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। अभी ये हम क्या करेंगे, देखो ब्रांच अकाउंट में डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है ना, वहाँ पे लिख लेंगे 41,500। ठीक है, उसके बाद पेटी कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। देखो पेटी कैश की डेबिट की टोटल आ रही 5,000, क्रेडिट में लिखो 5,000, 5,000 माइनस 4,000 मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना मिल गया आपको, 1,000। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिला है 1,000। ब्रांच के पेटी कैश के यहाँ पे लिख लो 1,000। उसके बाद अभी ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल हमें दिख रही 70,000। देखो फोर्थ कौन सा क्लोज 70,000 क्रेडिट साइड की टोटल है। 70,000 माइनस 25,000 माइनस 4,000 कितना डिफरेंस आया, 41,000। इसको आपको नाम देना है टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा ये, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, चलो ब्रांच एडजस्टमेंट से जो हमें प्रॉफिट मिला था उसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट नाम दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 41,000। ठीक है, अभी हम ब्रांच एक्सपेंसेस क्लोज करेंगे। फिफ्थ ब्रांच एक्सपेंसेस करो। ब्रांच एक्सपेंसेस की डेबिट साइड की टोटल आपको करनी है 4,000 प्लस 3,000, 12,000, 6,000, 5,000 और 4,000। कितनी टोटल आ गई इसकी, 34,000। ठीक है, क्रेडिट में लिखो 34,000, डिफरेंस कितना आएगा 34,000। ये आपको ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे आप, ये ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, चलो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आओ, टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट कितना आया है, 34,000 आया है। ओके, ठीक है, इसके बाद क्या करना है ना आपको, स्टॉक से जो हमें सरप्लस मिला था वो हम कहाँ पे लिखने वाले हैं, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो उसको हम डेफिसिट बोलेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। लेकिन ये सरप्लस आए कहाँ पे लिखेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखो बाय सरप्लस इन स्टॉक 14,500। ठीक है, करो, इसकी टोटल कितनी आएगी 55,500। डेबिट में लिखो 55,500 और इसको नाम देना है टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये क्या हो गया आपका नेट प्रॉफिट, कितना आ रहा है 21,500। हमने 6 टाइम ये अकाउंट क्लोज किया। ठीक है, अभी देखो जो हमारा नेट प्रॉफिट 21,500 आया है, अभी हम ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे, वहाँ पे भी हमारा नेट प्रॉफिट यही आना चाहिए। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है। ओके, चलो ब्रांच के टोटल करेंगे। पहले तो स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश आउटर में ले लेंगे। 1 लाख प्लस 41,500 प्लस 1,000, इसकी टोटल आ रही है आपकी 1,42,500। ठीक है, इसकी टोटल करो पूरी 30,000, 1,20,000, 16,000, 20,000, 50,000 और 1,42,500। कितनी टोटल आ गई 3,78,500। ठीक है, सेम टोटल डेबिट में लिखो 3,78,500 और ये पूरी अमाउंट माइनस करो यहाँ से, माइनस 1,02,000, 2,26,000, 25,000 और 4,000। कितना डिफरेंस आ गया 21,500।
यहाँ पे लिखो 21,500। ये क्या क्या आ गया आपका? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। देखो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आते हैं। ओके।